Hello everyone, welcome to Unlock Science. Myself Anas Khan and I am your physics expert. So friends, आज ये हमारी आखिरी वीडियो है इस NTSC क्रैकर सीरीज की एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स जिन्होंने हमको इतना पेशेंटली सुना, हमको देखा इतनी पेशेंटली एंड थैंक्स फॉर ऑल योर वैल्यूबल फीडबैक जिससे हमने अपनी वीडियोस को हम इम्प्रूव करते रहे। एंड वी ऑल्सो होप दैट कि ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रही होगी, जो आपके आने वाले एनटीएससी एग्जाम में काफी फायदेमंद होगी। एंड लास्टली मैं उन सारे बच्चों को मतलब फ्रॉम टीम अनलॉक साइंस आई वुड लाइक टू विश देम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एनटीएससी एग्जामिनेशंस। वी होप कि आपकी मेहनत आपको सफल करे, आपने जो पढ़ा है वो आपको रिकॉल आए एग्जाम में एंड आई होप कि you all get through the stage 1 NTSC examination. So friends, with this last video of this NTSC Cracker series, today we are going to discuss some previous year problems. ये जो problems हैं ये सब 2019 के problems हैं और ये हम इसमें zone mention नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये mixed zone की हैं। So let us start with the question. The first question of this is that यहाँ पे कुछ ग्राफ दिए हैं आपको। यहाँ पे एक ग्राफ ये दिया हुआ है, एक ग्राफ हमको ये दिया हुआ है, एक ग्राफ ये दिया है हमको और हमको एक ग्राफ कुछ ये करके दिया हुआ है। और यहाँ पे सारे ग्राफ जो हैं वो हमारे स्पीड और टाइम के टर्म में प्लॉट किए गए हैं। सवाल पूछता है कि इसमें से कौन सा ग्राफ है जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है कि स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज बेसिकली एक्सेलरेशन। तो अगर आप देखिए यहाँ तो आपकी लाइन जो है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है और स्लोप क्या होता है। सपोज जो लाइन आपने बनाई एंड यू हैव टू चेक कि वो हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना आ रही है, थीटा। तो यहाँ पे ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, मतलब जो इस ग्राफ का एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। यहाँ देखिए आपकी लाइन लीनियर है, यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन 0 होगा। यहाँ पे आपकी लाइन स्ट्रेट लाइन है, सो फॉर स्ट्रेट लाइन ग्राफ फॉर स्पीड एंड टाइम आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। जब भी स्पीड टाइम का ग्राफ कर्व फॉर्म में होगा तब जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो नॉन लीनियर होगा। तो यहाँ पे ट्रिक ये है, whenever the speed time graph is non-linear then your acceleration is non-constant या non-uniform। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन ये है हमारा, दिस वन इज योर करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन यहाँ पे इसमें कहता है, ये कुछ साउंड के ऊपर आया है। कहता है अ पर्सन fired a gun standing at a distance of 55 meter from a wall. If the speed of sound is 330 meters per second, time for echo is। तो जैसे अगर आपने साउंड का लेक्चर पढ़ा हो वहां पे हमारा एक फॉर्मूला था v इज इक्वल टू 2d अपॉन टी फॉर echo। तो t क्या बन जाएगा, 2d बाई वी। d हमको दिया है 55, v हमको दिया है 330, तो 110 बाई 330, तो 00 कैंसल्स और t क्या बन जाएगा, t बन जाएगा आपका 1/3 सेकेंड्स। और 1/3 क्या होता है, रफली आपका 0.333 सेकेंड्स होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो आपका वो 0.3 सेकेंड्स है आपका। तो ये तो सवाल आपका एको के ऊपर हो गया आपका ये।
अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कहता है एक बल्ब P है, उसकी जो रेटिंग है वो 100 वॉट 220 वोल्ट है। जो बल्ब Q है उसकी रेटिंग क्या है, 60 वॉट 110 वोल्ट है। तो पूछता है रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस P टू रेजिस्टेंस Q कितना होगा। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय R। तो R क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर बाय P बन जाएगा। तो आर पी क्या होगा, वीपी स्क्वायर बाय पावर ऑफ पी। आर क्यू क्या होगा, इट विल बी पावर ऑफ क्यू अपॉन वोल्टेज ऑफ क्यू का स्क्वायर। अब आइए इनकी हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो वीपी स्क्वायर, वोल्टेज ऑफ पी क्या है 220 इंटू 220, पावर ऑफ पी क्या है 100, पावर ऑफ क्यू क्या है 60, और वोल्टेज ऑफ क्यू क्या है 110, तो 110 इंटू 110 कैंसिल करते हैं। तो ये बन गया 2, ये बन गया आपका 2, फिर यहाँ पे एक जीरो से चला गया तो ऊपर कितना जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 6 बाय 10। तो आर पी अपॉन आर क्यू क्या बन जाएगा, 2 टू द 4, 4 ज 24, 24/10, या अगर हम कॉमन मल्टीपल लें तो बन जाएगा 12/5 बन जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 12:5 आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया है आपको कि यहाँ पे एक रॉड दी है आपको, ऐसे एक रॉड दी हुई है और यहाँ पे स्पेस में दी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको दी हुई यहाँ पे, और ये रॉड आपका कुछ राइट में कुछ स्पीड v से मूव कर रहा है इसमें, और यहाँ पे एंड दिए हैं आपको, ये एंड ए दिया है, ये एंड बी दिया है। अब ये मेटल रॉड दी है तो क्या है, इसमें कई सारे आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मेटल है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके पास। तो क्या है, अगर रॉड आपका राइट में v स्पीड से मूव कर रहा है तो आपका इलेक्ट्रॉन भी राइट में v स्पीड से मूव कर रहा है। तो एक कॉन्सेप्ट है, जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स क्या एक्ट करता है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी फोर्स एक्ट करता है यहाँ पे। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, देखिए V आपका राइट में है और B आपका पेपर के अंदर है, तो करना क्या है, आपको अपने डायरेक्शन ऑफ V को टुवर्ड्स B कर्ल करना है। तो जब कर्ल करिएगा आपका जो थंब होगा, थंब विल पॉइंट अपवर्ड्स, तो फोर्स शुड एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे चार्ज आपका नेगेटिव है तो जो फोर्स होगा, फोर्स विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो क्या होगा कि जो आपका रॉड है उसके इस वाले एंड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस वाले एंड पे पॉजिटिव एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो जो आपका एंड बी है, बी विल बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड ए विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक वायर कनेक्ट कर दूं तो जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा वो कुछ ऐसे फ्लो करेगा, मतलब करंट जो होगा वो ए टू बी जाएगा। तो करंट विल गो फ्रॉम ए टू बी। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन देयर इज असर्शन एंड रीजन। कहता है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट। और रीजन दिया है ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसमें वही पूछा है कि करेक्ट आंसर क्या होगा।
तो पहले हम एनालाइज करते हैं। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स। तो सपोज हम यहाँ ग्राउंड से एक ब्लॉक को लिफ्ट कर रहे हैं और कोई ऐसे ले जा रहे हैं, ऐसे ले गए, फिर ऐसे ले गए, फिर ऐसे ले गए, फिर कुछ ऐसे मूव कराया और यहाँ करके हम यहाँ पहुंच गए। इस ब्लॉक को हम यहाँ लेके आ गए, मास एम के ब्लॉक को यहाँ से हम यहाँ ले आए। तो अगर आप देखिए इस वाले पाथ के लिए आपका डिस्प्लेसमेंट ये है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे है, एंगल 90 है, तो इस पाथ का वर्क डन 0 होगा। इस पाथ पे देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे है, एंगल 90 है, तो आपका वर्क डन 0 होगा। अब बचता इस पाथ का वर्क डन। तो चाहे इसको ऐसे ले जाओ चाहे ऐसे ले जाओ, एक ही बात है। दैट मीन्स अगर मैं इसी ब्लॉक को ब्लू वाले पाथ के बजाय ना ले जाके कुछ ऐसे ले गया होता तो हमारी एक ही बात होती हमारी, क्योंकि ये और ये पाथ तो वर्क में रोल प्ले ही नहीं कर रहे हैं और ये पाथ इज सेम टू दिस पाथ। तो चाहे इसको ऐसे ले जाओ चाहे ऐसे करके ले जाओ, बात एक ही है आपकी। तो हमारा जो असर्शन है, असर्शन हमारा ट्रू है, हमारा असर्शन इज ट्रू। बात आती है रीजन की। ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। भाई ग्रेविटी का फोर्स क्या है, m इंटू जी होता है और g का वैल्यू कांस्टेंट होता है, मतलब जो mg है वो हमेशा कांस्टेंट है। तो जो आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है आपका। तो रीजन जो है आपका फॉल्स है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें असर्शन ट्रू है और रीजन आपका फॉल्स है यहाँ पे आपका। एक और देखते हैं ऐसी हमारा असर्शन रीजन है हमारा। तो असर्शन कहता है द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल may vary even its speed is constant। और रीजन है the particle is moving in a circular path। तो अगर मैं इसको एनालाइज करूं तो ये बात काफी हद तक सही बात कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाऊं, अगर मैं यहाँ पे, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और मैंने यहाँ पे एक रेडियस ड्रॉ किया और यहाँ पे एक बॉडी है मास एम की जो मूव कर रही है। तो इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे ड्रॉ करिए एक टेंजेंट। जो ब्लू पॉइंट है यहाँ पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया हमने, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कुछ ऐसी होगी। इसको हम पॉइंट ए मार्क करते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी वी ए होगी। ऐसी एक पॉइंट हम और ले लेते हैं, सपोज एक पॉइंट हमने ये लिया, इसको सपोज घूमते घूमते बॉडी ए से बी आ गई आपकी, तो पॉइंट बी पे वेलोसिटी क्या होगी, टेंजेंट होगी नीचे। टेंजेंट ठीक से बनाए इसका जरा। तो वेलोसिटी आपकी पॉइंट बी पे ये होगी और बॉडी आपकी कुछ इस तरह घूम रही है आपकी। अब अगर कहते हैं बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है, मतलब जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है वही मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, जिसको हम कहते हैं स्पीड ऑफ पार्टिकल, तो वो कांस्टेंट है। असर्शन कहता है वेलोसिटी में वेरी। अगर आपको याद हो, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो अगर मैं कहूं वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब चेंज होने के लिए उसका या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो या दोनों चेंज हो। तो इस केस में जो हमको उसको कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इसमें हमारी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, वो कांस्टेंट है, बट इसका डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है। दैट मीन्स वेलोसिटी इज वेरिंग। तो हमारा जो असर्शन है वो ट्रू है। रीजन, पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, हमारा रीजन भी ट्रू है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हम मार्क करेंगे, बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. So option 1 will be correct in this.
these type of questions. तो असर्शन रीजन के क्वेश्चन बड़े ट्रिकी होते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे आप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है, टू बॉडीज हैव masses 2m and m. Their kinetic energies are in the ratio 8:1. Their linear momentum are in the ratio of, आपको ऑप्शन दिए हैं, वो ऑप्शन हम बाद में चेक करते हैं, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी इज p इज इक्वल टू 2√mk। तो हमको यहाँ पे p1 बाय p2 निकालना है। वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ p1 अपॉन p2। तो क्या बन जाएगा, √2m1k1 अपॉन 2√m2k2, या p1 by p2 we can write √m1k1 by m2k2। तो p1 by p2 क्या बन जाएगा, √m1 कितना दिया है, 2m, और आपको क्वेश्चन में k1 by k2 का रेशो 8:1 दिया हुआ है, और m2 आपको दिया है m। k1 by k2 का रेशो कितना 8 है, तो mm कैंसिल हो गया, तो √16 आ गया, या 4:1। Therefore p1 by p2 is 4:1। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, आपका 4:1 हो गया आपका आंसर। Now moving ahead with the next question, कहता है two circular coils of diameter 10 centimeter and 20 centimeter has same number of turns. The ratio of magnetic flux, the ratio of magnetic field induction, the ratio of magnetic field inductions produced at the center of coils when connected in series is। तो इसने बोला है कि दो आपके कॉइल दिए हैं, उनके जो डायमीटर हैं वो 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, और सेम नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो जो सर्कुलर कॉइल होती है उसकी फील्ड का फॉर्मूला होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ I अपॉन 2 इंटू रेडियस, R यहाँ पे इसका रेडियस होता है। अब अगर आप देखिए यहाँ पे जो फील्ड की वैल्यू है और इसमें नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करते हैं, करंट और n तो आपका सेम है, तो जो B है आपका मैग्नेटिक फील्ड वो रेडियस से इनवर्स में है। सो B1 by B2 विल बी इक्वल टू R2 by R1, और R2 क्या होगा, डायमीटर का आधा, D2/2 D1/2। Therefore B1 by B2 is equal to D2/D1। डायमीटर 2 कितना दिया है 20, और डायमीटर 1 10 दिया हुआ, तो 2:1 आ गया। Therefore B1 by B2 बन गया 2:1 बन गया आपका आंसर। So the correct option for this question is 2:1। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में आपको यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, और ग्राफ में यहाँ पे प्लॉट किया है डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे प्लॉट किया है टाइम। तो ग्राफ ऐसा बनाया है, एक सीधी लाइन जा रही है,
फिर यहाँ पे लाइन ऐसी हो गई आपकी, कहता है यहाँ पे टाइम कुछ आपका टी नॉट करके है ये, और इसमें कुछ ऑप्शन दिए हैं। इसने बोला है कि द पार्टिकल इज कंटिन्यूसली गोइंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, बी दिया है पार्टिकल इज एट रेस्ट, सी बोला है द वेलोसिटी इंक्रीज अप टू टी नॉट एंड देन बिकम्स कांस्टेंट, फिर बोला द पार्टिकल मूव्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू टी नॉट एंड देन स्टॉप्स। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स यू वेलोसिटी। तो चलिए यहाँ पे कुछ मानते हैं, यहाँ पे 0 मान लिया, यहाँ पे वैल्यू मैंने कुछ x मान ली। तो अगर मैं O से A तक का स्लोप निकालूं, स्लोप ऑफ OA निकालूं, तो वर्टिकल में चेंज कितना है x माइनस 0, और नीचे चेंज कितना है टी नॉट माइनस 0, तो ये बन जाएगा x अपॉन टी नॉट, जो आपकी बन जाएगी वेलोसिटी। ये एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, मतलब O से A आपकी वेलोसिटी इज कांस्टेंट, क्योंकि आपकी लाइन जो है वो स्ट्रेट है, आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट आएगी। अब ए के बाद देखिए आपका पोजीशन कांस्टेंट हो गया है, तो आफ्टर ए जो चेंज इन पोजीशन है, आप देख रहे हैं लाइन कांस्टेंट हो गई है, चेंज इन पोजीशन क्या होगा, वो 0 है, मतलब बॉडी आपकी रेस्ट पे आ गई और आपकी वेलोसिटी 0 बन जाएगी, मतलब आफ्टर ए द बॉडी हैज कम टू रेस्ट। तो ओ से ए बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है और ए के बाद वो रेस्ट पे आ गया है। तो जो आपका डी ऑप्शन है, द पार्टिकल मूव्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू टाइम टी नॉट एंड देन स्टॉप्स, ये रेस्ट पे आ गई आपकी बॉडी ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, अ मैन इज स्टैंडिंग at the middle point between two cliffs, at middle point between two cliffs, on clapping his hands, a series of echoes are heard at the interval of 1 second. साउंड की स्पीड आपको दी है 350 मीटर पर सेकंड। पूछता है क्लिफ के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। सवाल ये दिया है, यहाँ पे एक क्लिफ है, यहाँ पे एक क्लिफ है, और इनके बीच में, यहाँ पे एकदम एग्जैक्टली बीच में एक आदमी खड़ा हुआ है, उसने ताली पीटना शुरू की, तो साउंड यहाँ जा रहा है, साउंड यहाँ भी जा रहा है, टकरा के लौट के आ रहा है, तो जो एको सुनाई दे रही है उनके बीच का इंटरवल आपका 1 सेकेंड है। तो अगर मैं ये बात करूं, सपोज दिस डिस्टेंस इज डी, तो अगर मैं सिर्फ इतने सेगमेंट की बात करूं, तो फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू 2d बाई टी होता है आपका फॉर्मूला। तो d क्या बन जाएगा, वी टी बाई टू, v आपका 350 है, ये 1 है, 1/2, तो ये बन जाएगा आपका 175 मीटर, और ये एग्जैक्टली मिडवे है, तो ये दूरी भी आपकी d होगी। तो जो क्लिफ के बीच की दूरी है कैपिटल डी विल बी 2d, दैट इज 350 मीटर्स। ये आपका आंसर बन जाएगा, आपका 350 मीटर विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे एक वॉल दी है आपको, यहाँ पे एक ये दीवार है, और दीवार के सहारे एक बॉक्स है, जो आपका यहाँ पे एक बॉक्स है आपका, सॉरी, और दिया ये है कि अ ब्लॉक ऑफ मास m, ये आपके मास m का ब्लॉक है, इज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स F अगेंस्ट अ वॉल। यहाँ पे एक फोर्स F लगाया जा रहा है, जिसके चलते ये आपका ब्लॉक रेस्ट पे आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट।
तो यहाँ पे क्या होगा आप देखिए, अगर ये फोर्स ना हो और मैं छोड़ दूं तो ड्यू टू द वेट ऑफ द बॉडी दिस ब्लॉक विल कम डाउनवर्ड्स। अब जब नीचे आएगा तो क्या होगा, ये पॉइंट नीचे खिसक रहा है तो फ्रिक्शन मेरा ऊपर आया करेगा, क्योंकि वो एक कॉन्टैक्ट ऑपोजिंग फोर्स है, तो आपका फ्रिक्शन जो होगा वो ऊपर आया करेगा। वॉल का कॉन्टैक्ट यहाँ पे आप प्रेस करो इधर, तो दिस वॉल विल गिव अ नॉर्मल रिएक्शन टू यू। तो जो वॉल का नॉर्मल रिएक्शन होगा वो कुछ इस तरफ जाएगा आपका, ये दिस विल बी योर नॉर्मल रिएक्शन। और अगर ये आपका ब्लॉक गिर नहीं रहा है आपका, तो F इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन होगा और फ्रिक्शन जो होगा वो mg के बराबर होगा आपका। So F इज इक्वल टू n जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, F इज इक्वल टू mg नहीं होगा, क्योंकि सवाल ये कहा है कि इसने विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो कैपिटल F इज इक्वल टू n, स्मॉल f इज इक्वल टू mg। पूछता है कौन सा फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। अगर आप देखो ये तीनों फोर्स इसके सेंटर से पास कर रही हैं, और जो आपका टॉर्क होता है, जो मोमेंट होता है, मोमेंट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि इसका है। आप देख रहे हैं ये फ्रिक्शन है और यहाँ पे कुछ दूरी d है। तो अगर मैं कहूं मोमेंट इसका 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 नहीं होगा, क्योंकि ये फोर्स इसी से ही पास कर रही हैं, तो इन तीनों फोर्स के लिए ये वैल्यू 0 बन जाएगी। सो F, N एंड mg विल नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क। जो भी टॉर्क होगा वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा आपका। तो ये आपका आंसर का सोल्यूशन हो गया। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन नहीं है वो F, इसमें ऑप्शन दिया है F इज इक्वल टू mg। तो कैपिटल F जो है वो n के बराबर है, mg जो है वो स्मॉल f के बराबर है, जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है आपका। तो काफी अच्छा सवाल था, काफी कॉन्सेप्चुअल सवाल था। आई होप कि आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन इसमें ये दिया है आपका कि पूछता है कि जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, जो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन है, कौन सा फोर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं एक बहुत सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज ये मेरा टेबल है, इस पे एक स्प्रिंग अटैच है और यहाँ पे एक ब्लॉक है मास m का। स्प्रिंग एक इलास्टिक बॉडी है। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, एक ऐसी बॉडी जो अपना शेप और साइज वापस रीगेन कर सकता है। तो हमने क्या किया, हमने इस स्प्रिंग को खींचा, राइट में खींचा हमने। तो अगला फिगर कैसा बनेगा आपका, अगला फिगर कुछ स्प्रिंग अभी थोड़ी सी खिंची हुई होगी आपकी। ये मास m हो गया। अब अगर मैं इस स्प्रिंग को छोड़ दूं तो स्प्रिंग पीछे भागेगी। क्यों, क्योंकि इसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स पीछे लगेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो ब्लॉक है वो इस पॉइंट के अबाउट ऐसे ऑसिलेट करना शुरू कर देगी आपकी। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज योर रीस्टोरिंग फोर्स। जो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है वो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स होता है। एंड व्हाट इज रीस्टोरिंग फोर्स, कोई बॉडी जो इलास्टिक है, इलास्टिक बॉडी की प्रॉपर्टी ये होती है कि फोर्स रिमूव करने के बाद वो बॉडी अपना शेप और साइज वापस दोबारा रीगेन कर लेती है। दैट इज नोन एज योर इलास्टिक बॉडीज। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका रीस्टोरिंग फोर्स इज योर करेक्ट ऑप्शन। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड हमसे सारे सवाल तो नहीं हो पाए हमारे, क्योंकि बहुत सारे आपके रीजन्स होते हैं जिसमें सवाल आते हैं। सो वी हैव पिक्ड ऑल द यूनिक क्वेश्चंस व्हिच हैव केम इन योर एनटीएससी एग्जामिनेशंस, और हमने उनके थ्रू आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप कर दिया है। एंड आई होप कि ये सीरीज आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। इन केस यू हैव एनी फीडबैक टू दिस इंटायर सीरीज, आप उसको प्लीज हमें लिख के बताएं। यू कैन रीच टू अस एट आवर सोशल मीडिया हैंडल, आप वहां भी इसको लिख के हमें बता सकते हैं। एंड लास्टली मैं आपको, इवन द टीम अनलॉक साइंस, आपको फिर से विश करना चाहिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। पेपर ध्यान से करिएगा, उसको पढ़िएगा, समझिएगा,
जो लास्ट मिनट टिप आपके लिए मैं दूंगा कि जब भी पेपर मिले आपको, तो पहले वो सवाल पिक करिए जो आपको आते हैं। अगर एट द मोमेंट आपको कोई सवाल नहीं आ रहा है, उसको स्किप कर दिए, उस पर टाइम मत वेस्ट करिए। बिकॉज एक वो कहावत है, ऑलवेज प्ले टू योर स्ट्रेंथ। हमेशा अपनी मजबूती पे खेलें, कभी भी अपनी कमजोरी के सामने बता दिए। अब पता चला आपने सवाल ले लिया, अब उसमें आप उसमें जूझ रहे हैं, तो होगा क्या कि जो आपको आता है आपका वो भी टाइम चला जाएगा, जो नहीं आ रहा था वो तो होगा ही नहीं। तो सिंपली यू हैव वेस्टेड योर टाइम। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, इट्स माय वैल्यूएबल सजेशन टू ऑल ऑफ यू, पेपर पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िए, सुकून से करिए, जो आता है उसको करके आइए। पता चला 10 सवाल हैं, आप चाह रहे हैं कि मैं 10 कर दूं, 10 में आपने 4 सही किए, 6 गलत कर दिए, कोई फायदा नहीं, आपके नेगेटिव में नंबर कट जाएंगे। उससे बेटर है कि 10 में हम 4 ही करके आए, एटलीस्ट हमारे 4 पूरे सही तो माने जाएंगे, नेगेटिव में 0 मिलेगा हमें। तो इट्स बेटर टू प्लान योर पेपर सिस्टमेटिकली। वहां पे हमें एक स्ट्रेटेजी के तहत अपने पेपर को अप्रोच करना होता है। इसीलिए पेपर ध्यान से पढ़िएगा, एकदम ठंडे दिमाग से करिएगा। वहां पे पेपर पेपर ऐसा कोई बहुत ही मुश्किल नहीं आता है। यहाँ पे सिर्फ आपका वो नॉलेज टेस्ट तो नहीं, क्योंकि स्टेज 2 में आपका नॉलेज टेस्ट होता है। अभी यहाँ पे सिर्फ आपकी ट्रिक्स और फॉर्मुलेज को टेस्ट किया जाता है कि आपने कितना आपने याद किया, कितना आपको चीजें रिकॉल होती हैं। तो इसीलिए घबराइएगा नहीं, पेपर बहुत आसान होता है आपका ये वाला, और ये बहुत ही एक प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन होता है, उसको ध्यान से करिएगा। एंड वी विल ऑल प्रे फॉर यू, एंड वी होप कि आप इस स्टेज 1 को अच्छे से क्लियर करके जल्दी मिलेंगे, क्योंकि हम लोग स्टेज 2 को वापस स्टार्ट करें। So friends, please do like our channel. Please do like our videos. And लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, तो इसको शेयर कर अपने दोस्तों में, इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।